हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में होता क्या है उसको हम बात करेंगे, पूरा मैकेनिज्म और इसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है और इटियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, ए पैटर्न ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है और ये परसिस्टेंट टी सेल रिस्पॉन्स, टी सेल पहले से मौजूद होते हैं उसी के रिस्पॉन्स में होता है। जैसे इन्फेक्शन और टीबी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। और इम्यून मीडिएटेड डिजीज भी होती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये फॉरेन बॉडी से भी होती है। और इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोमास वॉल ऑफ ए रेजिस्टेंट स्टिमुलस विदाउट कंप्लीटली इरेडिएटिंग और डिग्रेडिंग इट। तो ये कंप्लीटली डिग्रेड नहीं होता और ग्रेनुलोमा इसमें प्रेजेंट होता है। और क्या है, परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इसमें हमेशा होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, फाइब्रोसिस होती है पहले और फिर उसके बाद ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। तो ये ग्रेनुलोमा का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद हम हिस्टोलॉजी पे आते हैं। तो हिस्टोलॉजी में देखिए क्या है, फोकस ऑफ एपिथेलियाइड सेल्स। हाँ, एपिथेलियाइड सेल इसमें होते हैं, सबसे मेन चीज ये होती है। और एपिथेलियाइड सेल क्या होता है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, ये भी हम आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद इसके किनारे किनारे क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड गैंड सेल होते हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड गैंड सेल जो होते हैं, ये एपिथेलियाइड सेल ही जब फ्यूज करते हैं आपस में तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड गैंड सेल बनते हैं। आप जानते हैं एपिथेलियाइड सेल एक सेल हुआ, मैक्रोफेज से बना, और ये जब कई एक मिलकर एक सेल बनाएंगे तो इसमें न्यूक्लियस कई एक हो जाएंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। और ये दो टाइप का होता है, कैजिएटिंग एंड नॉन कैजिएटिंग। कैजिएटिंग जो होता है ये एसोसिएटेड विद सेंट्रल नेक्रोसिस, बीच में नेक्रोसिस होगी। तो ये देखिए सी से यहाँ पे सेंट्रल को इन्होंने हाईलाइट किया है। और सीन विद इन्फेक्शियस इटियोलॉजी, जब इन्फेक्शियस केस होंगे उसमें ये देखने को मिलेगा, टीबी है और फंगल इन्फेक्शन है। और नॉन कैजिएटिंग में क्या है, अब देखिए नॉन कैजिएटिंग ही यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें बीच में कोई नेक्रोसिस देखने को नहीं मिलेगी और इसमें सीन विद ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में ये देखने को मिलेगा, सार्कोइडोसिस ईटीसी में। तो ये चीज है। अब मैकेनिज्म इसका देखिए, मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट्स एंटीजन टू CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स एंड सीक्रेट इंटरल्यूकिन 12, देन CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल डिफरेंशिएट इनटू टी हेल्पर 1 सेल। ये बताया गया कि जैसे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज है, तो मैक्रोफेज एंटीजन को लेकर जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे CD4 पॉजिटिव सेल से ये बाइंड हुआ। ये पूरी मैकेनिज्म है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इसमें से ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और गामा इंटरफेरॉन सीक्रेट कराएगा। जब ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और गामा इंटरफेरॉन ये सीक्रेट करेगा ये सेल, टी हेल्पर सेल, तो इसको हम बोल देते हैं टी हेल्पर 1 सेल। तो ये टी हेल्पर 1 सेल बन गया। अब क्या, टी हेल्पर 1 सेल सीक्रेट गामा इंटरफेरॉन एंड मैक्रोफेज एक्टिवेशन। तो ये टी हेल्पर सेल 1 जो है गामा इंटरफेरॉन सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर तीसरी चीज क्या, मैक्रोफेज इंक्रीज साइटोकाइन सीक्रेशन। फिर मैक्रोफेज जो एक्टिवेट हो गया वो अब साइटोकाइन बहुत ज्यादा सीक्रेट करेगा, जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर सीक्रेट किया। और जो है एंडोथेलियल सेल क्या करेंगे, साइटोकाइन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर से एंडोथेलियल सेल इन्फ्लुएंस होंगी और वो सीक्रेट करेंगी प्रोस्टाग्लैंडिन। वैसोडायलेशन होगा, बहुत सारे सेल्स इस रीजन में आएंगे जहां पे इन्फेक्शन है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि एंडोथेलियल सेल श्रिंक करेंगे और यहाँ से वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी और सेल जो है वो इन्फेक्शियस एरिया में चले जाएंगे। अब फिर इस इन्फेक्शियस एरिया में क्या होगा, ये टी हेल्पर 1 सेल जो होंगे, ये टी हेल्पर 1 सेल सीक्रेट करेंगे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड गामा इंटरफेरॉन, ये टी हेल्पर सेल 1, जिसकी वजह से गामा इंटरफेरॉन की वजह से मैक्रोफेज जो यहाँ पे पहुंचे हैं वो मैक्रोफेज बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। मैक्रोफेज जब बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो उनको बोल देते हैं एपिथेलियाइड। और एपिथेलियाइड मैक्रोफेज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनमें फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम बहुत ज्यादा सीक्रेट करते हैं। और फिर ये एंड गैंड सेल्स और यही एपिथेलियाइड मैक्रोफेज आपस में मिलके, कई एपिथेलियाइड मैक्रोफेज मिलते हैं तो उसको हम गैंड सेल बोलते हैं। तो अभी हम इसको आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, देख ही लेते हैं। देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन के साथ आया और इंटरल्यूकिन 12 यहाँ पे सीक्रेट किया, तो ये टी हेल्पर 1 सेल बन गया। अब ये टी हेल्पर 1 सेल जो है ये गामा इंटरफेरॉन सीक्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गया। अब ये मैक्रोफेज जो है ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और सब चीज सीक्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एपिथेलियाइड सेल हो गया हमारा सबसे बीच में, और उसके बाद आप देखिए गैंड सेल है, कई एपिथेलियाइड सेल मिलकर आपस में मल्टी न्यूक्लिएटेड गैंड सेल बना लिए। और ये फाइब्रोब्लास्ट है जो फाइब्रिन का फॉर्मेशन करता है, और ये लिम्फोसाइट है जो पेरिफेरी में होती है। और सेंटर में अगर कैजिएटिक नेक्रोसिस है तो ये डेड सेल प्रेजेंट होंगे। और क्यों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे ताकि वो एपिथेलियाइड सेल को डिस्ट्रॉय कर दें, और एपिथेलियाइड सेल डिस्ट्रक्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे ताकि बैक्टीरिया को डेड कर दें। इस वजह से यहाँ पे नेक्रोटिक सेल प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये नेक्रोसिस में होता है। और अगर ये ऑटो इम्यून डिजीज है या कुछ और है, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो ये सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं प्रेजेंट होती है। इसी को हम बोलते हैं नॉन कैजिएटिक ग्रेनुलोमा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर थेरेपी कैन कॉज सिक्वेस्ट्रिंग ग्रेनुलोमा टू ब्रेक डाउन। तो एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर से थेरेपी जब हम देते हैं तो ये ग्रेनुलोमा को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इससे क्या होती है, डिसेमिनेटेड डिजीज होगी। और उसके बाद क्या है, ऑलवेज टेस्ट फॉर लेटेंट टीबी बिफोर स्टार्टिंग एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर थेरेपी। तो यहाँ पे बताया गया कि जब ये थेरेपी हमें देना हो तो उससे पहले हमें लेटेंट टीबी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लेटेंट टीबी नहीं देखेंगे तो, और हम ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर कर दिए, अगर लेटेंट टीबी पहले से मौजूद है तो ये ग्रेनुलोमा ब्रेक डाउन होगा और ये पूरी बॉडी में चला जाएगा और अगेन जो है हमारा टीबी इन्फेक्शन वो शुरू हो जाएगा। और फिर ये है एसोसिएटेड विद हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू इंक्रीज अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे कि हाइपर
हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है एपिथेलियोइड सेल की एक्टिवेटेड मैक्रोफेज में, और रिजल्टिंग इन इंक्रीज विटामिन डी एक्टिविटी, क्योंकि विटामिन डी की एक्टिविटी खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है। तो हाइपर कैल्सीमिया इसलिए जब विटामिन डी ज्यादा काम करेगा तभी हाइपर कैल्सीमिया पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म खत्म हुआ। और उसके बाद इटियोलॉजी आ गई। इटियोलॉजी में इसमें दो है, एक इन्फेक्शियस एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कॉज करता है कैजियाटिक नेक्रोसिस, जैसे हम यहाँ पे बात की कि सेंटर में वहाँ पे डेड सेल प्रेजेंट होंगे, और नॉन इन्फेक्शियस जो होगा वो कैजियाटिक नेक्रोसिस नहीं करता है। तो इसमें सेंटर क्या है, हल्के से किनारे पे यहाँ पे एपिथेलियाइड सेल हुए, और यहीं पे पेरीफेरी में ही ग्लैंड सेल होंगे और फाइब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट होंगे। तो ये चीज है। तो इन्फेक्शियस में बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल है, फंगल है और पैरासिटिक है। तो ये बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं। और नॉन इन्फेक्शियस में ये देखिए तो इम्यून मीडिएटेड है। इम्यून मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। सार्कोडोसिस एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। और इसी तरह से वेस्कुलाइटिस है, और फॉरेन बॉडी से भी ये चीज कॉज होती है। तो ये आज के बारे में हमारा पूरा हुआ ये इंट्रोडक्शन, हिस्टोलॉजी हमने यहाँ भी बात की, मैकेनिज्म और इटियोलॉजी। थैंक यू।